गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। ये ज़काया और आज हम अपना कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 18 जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम के मतलब है कि न्यूरल मतलब हम किसी नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं एंड किस तरीके से अलग अलग बॉडी एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट मैनर में सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। एंड इसका पूरा 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 जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्टार्ट सीएनए से होता है। किस तरीके से हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो मेरा नाम है काया और आज अपना हम कंप्लीट करने वाले ह्यूमन फिजियो का 4th चैप्टर। मेरा नाम है अकाया और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि हम सबसे पहले चैप्टर्स के सबसे स्टार्टिंग में पोमोडोरो रखते हैं, जिसके थ्रू हम टाइम फिक्स करते हैं कि हम इतने मिनट्स में अपने चैप्टर को या इतने आवर में चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पोमोडोरो होने वाला है वो होने वाला है 1 आवर का। बेसिकली थोड़ा खटते मटते कुछ भी करते करते लेकिन हम अपना 1 आवर में चैप्टर तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो आइए आज देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। और जो लोग भी मेरे पुराने वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि जिस भी टॉपिक को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ मैं फ्रंट पेज पे आके उनके मार्क्स को ऐसे टिक लगाती हूँ। एंड लास्ट तक टिक जब लग जाता है ना तो क्या सुकून मिलता है वो लोग आपसे बेटर कोई नहीं जानता। चलो छोड़ो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के। एज़ यू नो, आपको पता है जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स के, तुमको पता है ना ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली सेल होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनती है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड ऑर्गन सिस्टम से एक प्यारा सा ऑर्गेनिज्म जैसे कि आप तैयार हो जाते हो। एंड ऑर्गेनिज्म से भी क्या बनता है, कम्युनिटी बन जाती है एंड कम्युनिटी से भी क्या होता है, एक बायोम बन जाता है। हा हा, क्या चेन बनी है, मतलब हर चीज़ की चेन है गाइस, हर चीज़ की चेन है, ठीक है। तो क्या है, हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट यानी साथ साथ मिलके काम करते हैं। और किसका, हीमोस्टैसिस यानी कि सारे फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कराते हैं। तो कोऑर्डिनेट, भाई तुम्हें तो बिल्कुल इतने बड़े तो हो गए हो कि कोऑर्डिनेट का मतलब पता हो। कोऑर्डिनेट का मतलब किसी चीज़ को साथ में काम करना। तो कोऑर्डिनेट जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स इंटरेक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड एक दूसरे के फंक्शन में हेल्प भी करते हैं। एज अ एग्जाम्पल ले लो, हमने क्या किया, हमने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं हमें एनर्जी की डिमांड जो रहती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो क्यों होती है, क्योंकि हमने मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा कर ली। तो हमें जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है तो मामूली सी बात है कि सबसे पहले ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है। ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता है तो रेट ऑफ रेस्पायरेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। देखो, अब ऐसे ही हमने फिज़िकल एक्सरसाइज को रोक दिया तो अपनी जो एक्टिविटी कर रही थी नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी, वो अपने रिटर्न नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। तो हमने एक्सरसाइज तो सिर्फ एक ही की, इसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया, कुछ नर्व्स ने, लंग्स ने, हार्ट ने, किडनी ने। अब इन सब का फंक्शन एक फंक्शन पे डिपेंड किया, हमने एक्सरसाइज की, ये सब भी साथ मिलके काम किए। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट मैनर में किस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स जो रहते हैं मिल करके क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं। तो द फंक्शन ऑफ इन मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिस टाइम पे फिज़िकली हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा ह्यूमन का बॉडी है उसमें न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एंड साथ में सारे काम करते हैं एक सिंक्रोनाइज फैशन में। यानी कि जब जब न्यूरल सिस्टम काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है। द न्यूरल सिस्टम बेसिकली तुमको पता है पॉइंट ऑफ पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और एकदम क्विक मतलब एकदम जल्दी से एक्शन करवाता है। वही सेकेंड हैंड साइड एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन के थ्रू अपना केमिकल इंटीग्रेशन शो करता है जो काफ़ी थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है। ये जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसका इफ़ेक्ट जो रहता है बहुत जल्दी
ख़त्म हो जाता है, ग्रेजुअली बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट काफ़ी टाइम तक होता है। आप इस चैप्टर में यही लर्न करोगे कि किस तरीके से हमारा न्यूरन सिस्टम वर्क करता है, उसकी मैकेनिज़्म कैसे हैं, वो किस तरीके से कोऑर्डिनेट मैनर में नर्व इम्पल्स के थ्रू अपना काम भेजता है, इम्पल्स कंडक्ट कराता है साइनेप्स के थ्रू। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूरल सिस्टम। बेसिकली हम इस दो सिंगल चैप्टर में हम एक तो पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन्स के बारे में, यानी न्यूरल सिस्टम के बारे में, एंड दूसरा सिस्टम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इन्हीं दो सिस्टम के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, फर्स्टली हम पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जितने भी एनिमल्स में होता है उनकी एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होती है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। बचपन से पढ़े हो, क्लास 9-10 से। इसमें बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती है, तुमको पता है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। कोई भी स्टिमुलाई आती है, मतलब कोई भी एक एक्शन आता है, कहीं से भी एक एक्शन आता है, मैसेज आता है, स्टिमुलाई आता है, तुरंत ही क्या करता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है और उस मैसेज को ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रांसमिट कराता है। न्यूरल ऑर्गेनिज्म, बेसिकली हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, सिंपली तुमको इतना पता है। तो अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की, तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में काफ़ी सिंपल ये प्रेजेंट होता है। इसको बेसिकली नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जाम्पल में ले ले हाइड्रा, तो हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इंसेक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनके साथ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूरल टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में काफ़ी डेवलप्ड हो जाता है हमारा न्यूरल सिस्टम। समझ में आई बात? कोई चीज़ सिंपल से ही तो कॉम्प्लेक्स की तरह बढ़ती है, सिंपल से ही तो कॉम्प्लेक्स की तरह बढ़ती है। तो इन वर्टिब्रेट्स में काफ़ी सिंपल था, फिर आए हमारे इंसेक्ट जिसमें गैंग्लियाज आए, गैंग्लियान बना, न्यूरल टिश्यू बने, ब्रेन भी बना, लेकिन फिर वर्टिब्रेट्स में एक होल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम बन के रेडी हो गया। अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा CNS एंड दूसरा हमारे पास PNS, बचपन से पढ़े हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये भी तुमने बचपन से पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली यही वो पोर्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाता है, पूरे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल भी यही करता है। कौन? CNS यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड हैंड साइड पेरीफेरल, देखो ये इसमें पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सारे नर्व्स प्रेजेंस होते हैं। देखो CNS के पास जो नर्व्स लेकर के जाते हैं उनको बेसिकली क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास जो भी इंफॉर्मेशन को ले करके जाते हैं उन नर्व्स को हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स तुमको पता है कितने पेयर में होते हैं? 10 पेयर में होते हैं। स्पाइनल नर्व्स कितने पेयर में होते हैं? चलो इसका कमेंट में आंसर फटाफट से दे दो। चलो आ जाओ। जो नर्व्स फाइबर्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप पे डिवाइडेड होते हैं। पहला हमारे पास एफरेंट एंड दूसरा हमारे पास ईफरेंट। वेट अ सेकेंड गाइस, बस मुझे 2 मिनट का टाइम दो, पानी पी के आती हूँ। अभी जो एफरेंट है, जैसा कि तुमने पहले भी पढ़ा था, एफरेंट किसी चीज़ को ले के जाता है, तो CNA के पास जो मैसेज ले करके जाता है उसको एफरेंट कहते हैं, और CNA से जो मैसेज ले के जाता है उसको एफरेंट कहते हैं, और जो ले करके आता है उसको हम ईफरेंट कहते हैं। समझ गए? अब देखो, एफरेंट नर्व फाइबर्स, वही चीज़ बोला है, एफरेंट नर्व फाइबर्स क्या करता है, जो भी इम्पल्स होते हैं उसको टिश्यू या ऑर्गन से CNS के पास लेके जाता है। वही जो ईफरेंट होती है फाइबर, वो जितने भी रेगुलेशन या फिर इम्पल्स होते हैं CNS से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम या टिश्यू एंड ऑर्गन के पास लेकर के आते हैं। अगर हम बात करें PNS की, तो PNS भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहला हमारे पास आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक, एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है SNS यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, SNS लिख देती हूँ, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा होता है हमारे पास ANS यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम,
ठीक है। अब देखो पीएनएस में जितने नर्व्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेसिकली, सीएनएस से जो मैसेज होता है वो स्केलेटल मसल के पास लेकर जाता है। वही जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स एंड स्मूथ मसल्स के बॉडी के पास जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ लेके जाता है। समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर से बताती हूँ। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं सीएनए के पास से जितने भी स्केलेटल मसल्स के पास, देखो तुम ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ सोमैटिक में एस लिखा है, स्केलेटल में भी एस लिखा है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करते हैं, सीएनए से इम्पल्स जो रहते हैं स्केलेटल मसल के पास लेके जाते हैं। बचा हुआ कहाँ, स्मूथ मसल। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन स्मूथ मसल्स के पास जितने भी इम्पल्स होते हैं सीएनए से लेकर के वहाँ लेके जाते हैं। ये चीज़ समझ गए। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, पहला सिंपैथेटिक एंड दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक का मतलब होता है फाइट या फिर फ्लाइट, समझ रहे हो, लड़ो या फिर उड़ जाओ, फ्लाइट या फिर फाइट। एंड पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है स्लीप एंड रेस्ट, ठीक है। अगर ये करोगे तो हमारा बीपी जो रहता है कम रहता है, अगर ये करना चाहोगे तो बीपी बढ़ जाती है। तो हमेशा तुमको बीपी सही रखना है तो तुम ऑफकोर्स पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव रखो। अब बात करते हैं हम विसरल नर्वस सिस्टम की। एक होती है विसरल नर्वस सिस्टम, बेसिकली ये पार्ट होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का ही, जो होल कॉम्प्लेक्स नर्व फाइबर्स गैंग्लिया प्लेक्सस बाय विच इम्पल्स ट्रैवल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरल ऑर्गन तक और विसरल ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, दोनों का मूवमेंट ये कराती है। अब हम कर रहे हैं न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी न्यूरल सिस्टम की, ठीक है। जो न्यूरॉन है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो 3 मेजर पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला सेल बॉडी जिसको साइटोन भी कहते हैं, दूसरा डेंड्राइट एंड तीसरा एक्सॉन। गाइस काफ़ी इजी है, तुमने 9-10 में भी पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ लो ना। अब देखो सेल बॉडी के अंदर ही साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होता है, एक सेकेंड देखो, फिर क्या होता है सेल बॉडी, बेसिकली तुमको स्ट्रक्चर तो आता है ना, ये देख रहे हो सेल बॉडी, इस सेल बॉडी के अंदर रेड रेड डॉट देख रहे हो, इसी को हम निसल ग्रेन्यूल कहते हैं। तुम इसमें डेंड्राइट्स में तो ये देख रहे होगे लेकिन तुम एक्सॉन में नहीं देख पा रहे होगे, इसीलिए यहाँ बोला गया है कि हमारा जो सेल बॉडी होता है उसमें साइटोप्लाज्म तो होता रहता है, उसके अलावा उनके पास टिपिकली सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं एंड साथ ही साथ कुछ अमाउंट में ग्रेन्यूल बॉडी निशल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, शॉर्ट फाइबर्स जो कि ब्रांच्ड होते हैं रिपीटली उसी उसी सेल बॉडी से प्रोजेक्टेड होते हैं, सेल बॉडी से, एंड उनके पास भी कभी कभी देखने को मिलता है निशल ग्रेन्यूल्स, उनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो फाइबर्स होते हैं ये इम्पल्स को क्या करते हैं, सेल बॉडी के तरफ लेके जाते हैं। फिर आता है एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर डिजिटल एंड पे प्रेजेंट होता है जो काफ़ी ब्रांच्ड होता है। हर एक ब्रांच टर्मिनल के एंड में एक बल्ज्ड लाइक स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नोड प्रेजेंट होता है जिसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं एंड उसी वेसिकल के अंदर एक केमिकल भरा होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन जो रहता है टर्मिनल, वो नर्व इम्पल्स को क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है साइनेप्स की तरफ और न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन की तरफ। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन हमने देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला मल्टीपोलर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसके पास एक एक्सॉन है एंड इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं एंड ये मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। इम्पॉर्टेंट देखो क्या है, यही एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है रेटिना ऑफ आइज में, ठीक है। मैं पहले
क्या कर रही हूँ, इनको हाईलाइट कर दे रही हूँ। अब बायपोलर मतलब इनके पास एक एक्सॉन है एंड एक डेंड्राइट है, ये रेटिना ऑफ आइस में देखने को मिलता है। फिर आता है यूनिपोलर, जिसके पास क्या होता है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है लेकिन एक ही सेल बॉडी का पास में एक ही एक्सॉन प्रेजेंट होता है। ये एम्ब्रायोनिक स्टेज में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब दो टाइप के एक्सॉन्स प्रेजेंस होते हैं, पहला माइलिनेटेड एंड दूसरा नॉन माइलिनेटेड। तुम तो पूछोगे कि व्हाट इज़ माइलिनेटेड। अब ये माइलिन क्या प्रेजेंट है, नाम की कौन सी चिड़िया है, ये देखो, तुमने ये देख लिया, ये डेंड्राइट है, ये बीच में जो पार्ट है ये क्या है, सेल बॉडी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, इसी के साथ एक ग्रेन्यूल स्पेशल टाइप का प्रेजेंट है जिसको हम नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। फिर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी यहाँ दिख रहा है, फिर इसी से ओरिजिनेट होता है ब्रांच जिसको कि डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर नीचे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के पास देखो ये जो बीच में कभी कभी प्रेजेंट हो जाता है जिसको हम स्वान सेल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ मुच में क्या होता है, ये ऊपर से जो सीट कवर होती है एक्सॉन को, उसको माइलिनेटेड सीट कहते हैं, कभी कभी कवर होती है। दो माइलिन सीट के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। फिर हर एक एक्सॉन के टर्मिनल पे एक्सॉन टर्मिनल होता है। इसी के लास्ट में क्या होता है, एक नोड प्रेजेंट होता है जिसको सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक नोड के एक सेकेंड पानी पी लूँ, आप भी तब तक पानी पी लो। सिनेप्टिक नोड के बीच में सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं एंड सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। बाप रे ये चीज़ है। तो यही बोला गया है कि एक्सॉन जो इतना ठंडा पानी पी लिया कि गला ही ख़राब हो गया। नो प्रॉब्लम। माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, बेसिक हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन सीट, अगर देखो एक ऐसा एक्सॉन होता है जिसके पास माइलिन सीट प्रेजेंट है उसको माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं, जिसके पास माइलिन सीट में प्रेजेंट नहीं होता उसको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहते हैं। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के पास क्या होता है, स्वान सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो माइलिन सीट बनाता है अराउंड द एक्सॉन, मतलब यही स्वान सेल क्या करता है, माइलिन सीट बनाता है। अब दो एडजेसेंट माइलिन सीट के बीच में कुछ गैप प्रेजेंट होता है जिसको नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो रहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हमेशा ये पूरी लाइन ही मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है। माइलिनेटेड हाईलाइट कर लो गाइस, माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ कहाँ मिलते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स में मिलते हैं, मतलब पीएनएस में मिलते हैं। कहाँ, पीएनएस में। हाँ, पीएनएस में देखने को मिलता है कौन सा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो रहता है स्वान सेल्स इंक्लोज बाय अ स्वान सेल, जो कि माइलिन सीट नहीं बनाता अराउंड द एक्सॉन एंड कॉमनली ये एएनएस या एसएनएस में मिलता है। मतलब पीएनएस, एक तो देखो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एक सीएनएस होता है, दूसरा पीएनएस। इस पीएनएस को डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड हमारा एएनएस में। ठीक है, अब इसी एएनएस में आता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एंड हमारे पास वो सिम्पैथेटिक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पीएनएस में, तो पीएनएस में तो मिलता है हमारे पास माइलिनेटेड सीट, माई बाऊ कर दो माइलिनेटेड सीट। ठीक है, एक्सॉन, सॉरी माइलिनेटेड एक्सॉन मिलता है। लेकिन अगर सेकेंड हैंड साइड देखें एसएनएस में और एएनएस में, तो इन दोनों में ही नॉन माइलिनेटेड मिलता है। तो इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब देखो किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, इम्पल्स जनरेट किया जाता है, किस तरीके से कंडक्शन होता है, ये चीज़ तुमको देखना है। एक इम्पॉर्टेंट लाइन, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स, मतलब ये अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकते हैं अपनी मेम्ब्रेन से। क्या लिखा है, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है या फिर रेस्टिंग स्टेट में होती है। देखो तुम्हें तीन चीज़ बेसिक चीज़ पता है, तुम्हें दो चार बेसिक चीज़ बताऊंगी उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये प्लस है किसी मेम्ब्रेन के बाहर, अंदर माइनस है। इस स्टेज को हम कहते हैं पोलराइज स्टेट। या फिर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल देखें तो एक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, बोलो 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 बोलो, रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये तुम पहला स्टेज देख लिए। दूसरा स्टेज देखो, बाहर नेगेटिव रहता है, अंदर पॉजिटिव रहता है। ठीक है,
इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड। ठीक है, इस स्टेज में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इसलिए हम इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फिर थर्ड, ये सेकंड हमारा था, अब थर्ड स्टेज आती है जिसमें हमें वापस से सेम पोजीशन पहले वाला चाहिए होता है। ठीक है, वापस से पहले वाला पोजीशन चाहिए होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं डीपोलराइज्ड, मतलब सॉरी डी तो देख लिया, रीपोलराइज्ड मतलब कि वापस से सेम पोजीशन पे आ जाना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, थर्ड स्टेज है। तुम समझ गए, पहला जिसमें बाहर पॉजिटिव होगा अंदर नेगेटिव होगा, स्टेज को पोलराइज स्टेज कहते हैं। जब बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव होगा, इसको डीपोलराइज स्टेट कहते हैं। फिर बाहर से हम सेम टू सेम वैसा प्लेस ला देते हैं, वापस से बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसको रीपोलराइज कहते हैं। ये तीन चीज़ तुम समझ गए, समझ गए तो मैं आगे बढ़ूँ। देखो ये तुम तीन चीज़ समझ गए। अब एक चीज़ और देखो, हमारे जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उस मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, तीन चीज़ प्रेजेंट होती है। पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ सोडियम वोल्टेज चैनल, सोडियम वोल्टेज चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, जो दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ प्रेजेंट होती है पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, चैनल, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, तीसरी चीज़। तो ये तुम एक चीज़ और समझ लो कि हर एक मेम्ब्रेन के ऊपर तीन तरीके की चीज़ प्रेजेंट होती है। पहला सोडियम पोटेशियम पंप, फिर उसके बाद सोडियम गेटेड चैनल, फिर उसके बाद पोटेशियम गेटेड चैनल। ठीक है, ये तीन चीज़ समझ गए, वापस से इरेज करूँ मैं। अब देखो आई बात हमारे सामने, हुआ क्या, हमारे पास हमें क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। हुआ क्या वो देखते हैं। हमारे पास ये हमारी प्यारी सी मेम्ब्रेन है जो रेस्टिंग स्टेज में है, बाहर इसके पास पॉजिटिव है, अंदर हमारे पास नेगेटिव है। अच्छा ये चीज़ मैंने गलती कर दी, अंदर हमारे पास नेगेटिव है। हुआ ये, ठीक है, हुआ ये। अब देखो क्या होता है, हमारे पास आते हैं एक ऊपर से स्टिमुलस, ठीक है, बिजली आती है, बिजली का तार झटका लगाने आता है यहाँ पे ऐसे, ये आता है क्या आता है, इम्पल्स। क्या प्रॉब्लम है, क्या है, इम्पल्स आता है बाहर से कोई। अब जैसे ही इम्पल्स आता है वैसे हमारी जो मेम्ब्रेन होती है अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेती है, बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। ये डीपोलराइज स्टेज हो गई। साथ में देखो तुम पूछोगे कि आखिर ये पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों है, इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न कि बाहर जो रहता है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, एंड अंदर हमारे पास पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो पोटेशियम देखो सोडियम से कम रहता है एंड सोडियम बाहर ज़्यादा है, इसकी वजह से बाहर जो रहता है पॉजिटिव यानी ज़्यादा रहता है, अंदर नेगेटिव यानी कम रहता है। एंड अंदर इसी के साथ साथ हमारे पास नेगेटिव कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इम्पल्स बेसिकली हमारी मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड जैसे ही इम्पल्स आता है वैसे हमारी मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाती है, चेंज हो गई। अब हुआ क्या, हमारे पास क्या होता है बेसिकली, बाहर देखो क्या है, सोडियम है, अंदर पोटेशियम है। जैसे ही इम्पल्स आया वैसे ही सोडियम का जो हमारे पास एक वोल्टेज गेटेड चैनल था वो खुल जाता है एंड फटाक से क्या होता है, अंदर सारे सोडियम इकट्ठा हो जाते हैं एंड हमारे पास पोटेशियम का जो पंप रहता है वो भी इकट्ठा हो जाता है। तो पोटेशियम जो रहता है बाहर जाने लगता है एंड सोडियम अंदर आने लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब सारे सोडियम बाहर जा चुके हैं एंड सारे पोटेशियम अंदर आ चुके हैं। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो रहती है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम जो रहता है हमेशा बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए यूज़ किया जाता है, एंड जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो बाहर जाता रहता है, पोटेशियम को बाहर फेंकता रहता है। तो सोडियम सारे जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुआ वैसे ही सारे सोडियम अंदर घुसा है वोल्टेज गेटेड चैनल से, एंड पोटेशियम सारे बाहर चले गए। तो जैसे ही हुआ, अब बाहर जो रहता है पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है, एंड अंदर जो रहता है सोडियम का बढ़ चुका है, इसीलिए यहाँ पे बाहर सोडियम पोटेशियम ज़्यादा हो गया ना, अंदर सोडियम। लेकिन ये तो प्रॉब्लम की बात हो गई, प्रॉब्लम की बात हो गई। ठीक है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब क्या हुआ, रीपोलराइजेशन हुआ, जिसमें कि हमारे पास बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव आ गया अंदर नेगेटिव आ गया। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये हुई ना कि देखो बेसिकली क्या हुआ, अब सारे सोडियम अंदर आ गए, बाहर ये पॉजिटिव। अब जब पोलैरिटी जब चेंज हुआ, डीपोलराइज स्टेज आया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक चीज़ की हुई कि अंदर जो रहता है काफ़ी सारे पोटेंशियम थे। देखो वोल्टेज गेटेड चैनल खुला, अब उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये खुल गया सोडियम एंड पोटेशियम पंप, जो क्या करता था, अंदर क्या करता था, 3 सोडियम को फेंकता था, एंड बाहर जो करता था, सॉरी 2 पोटेशियम को फेंकता था। समझ गए? इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ सॉरी एक चीज़ मैंने, ये क्या करता था बेसिकली, इसका काम क्या था, बाहर जो रहता था ना 3 सोडियम को फेंकता था, और अंदर जो रहता था 2 पोटेशियम को फेंकता था, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन स्टेट आ गया, एंड हमारा जो इम्पल्स पहले था सेम टू सेम वैसे ही हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, रीपोलराइजेशन स्टेट आ गया। ये चीज़ तुम समझे? आओ इसी को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो आयंस होते हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं डिफरेंट आयंस के लिए, आयन चैनल। जैसे कि जब न्यूरॉन के पास कोई भी इम्पल्स नहीं रहता है तो वो रेस्टिंग स्टेज में रहती है, और एक्सॉन मेम्ब्रेन जो रहती है कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होती है पोटेशियम के लिए, लेकिन सोडियम के लिए इम्परमिएबल होती है। तो सोडियम जो रहते हैं अंदर ही रहते हैं, और पोटेशियम जो रहते हैं बाहर ही रहते हैं। सिमिलरली क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है इसीलिए इम्परमिएबल होती है नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए, जो कि एक्सोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कंसिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म जो रहता है इनसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है, एंड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन द कॉन्ट्रास्ट जो बाहर का फ्लूइड होता है एक्सॉन का, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सोडियम का कम होता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन जो सोडियम का ज़्यादा होता है, एंड पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम होता है। तो ये हमारा क्या करता है, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म करता है, एक आयनिक ग्रेडियंट फॉर्म करता है अक्रॉस द रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन बाय द देखो 3 तरीके के चैनल्स होते हैं। एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जो तीन सोडियम को बाहर की तरफ फेंकता है, एंड 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ फेंकता है। एज अ रिजल्ट जो आउटर की मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म की होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, एंड अंदर की जो प्लाज्म होती है वो नेगेटिव हो जाती है, देयरफॉर पोलराइज्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंशिएट फ्रॉम द रेस्टिंग पोटेंशियल प्लाज्मा, जिसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ तुम समझे। देखो वही चीज़ इस डायग्राम में भी शो कर रहा है। क्या हुआ, क्या हुआ बेसिकली, क्या हुआ, हमारे पास ये सोडियम है, हमारे पास यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, अंदर पॉजिटिव है बाहर नेगेटिव है। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, बाहर से सोडियम अंदर आ गया, अंदर से जो पोटेशियम थे वो बाहर चले गए हैं, इसीलिए ऐसा देखने को मिला मुझे। ठीक है, क्या लिखा है, यू माइट बी क्यूरियस, ताकि आपको जानने की उत्सुकता तो हो ही रही होगी किस तरीके से एक्सॉन के अलोंग कैसे इम्पल्स कंडक्ट करते हैं, जनरेट करते हैं अपना एक्शन पोटेंशियल। जब स्टिमुलस अप्लाई किया गया, अब यहाँ से देखो हमारा प्रोसेस स्टार्ट है जो मैंने तुमको समझाया। जब एक स्टिमुलस अप्लाई हुआ साइट पे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पे, जो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी होती है, साइट ए जो रहती है परमिएबल होती है सोडियम के लिए। क्या लिखा है, सोडियम के लिए परमिएबल होती है, जिसकी वजह से
क्या होता है, अब जैसे ही स्टिमुलस आता है वैसे ही जो रैपिड इन्फ्लक्स अंदर की तरफ सोडियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। रिवर्स पोलैरिटी, पोलैरिटी देखो पहले हमारे पास ऐसा कुछ था फेस, बाहर सोडियम ज़्यादा था, अंदर जैसे ही इस पे क्या हुआ, कोई इम्पल्स आके टकराया, वैसे ही क्या हुआ, इसकी जो पोलैरिटी है वो एक्सचेंज हो गई, बाहर पॉजिटिव अंदर, सॉरी अंदर पॉजिटिव बाहर की तरफ नेगेटिव हो गई, क्योंकि बाहर से सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो गया, यही लिखा हुआ है पोलैरिटी एक्सचेंज हो गई। आउटर सरफेस मेम्ब्रेन पे नेगेटिव हो गई एंड बाहर की सरफेस पॉजिटिव हो गई, जैसा कि मैंने तुमको ये बनाया। अब पोलैरिटी जो है मेम्ब्रेन की साइड ए पे वो रिवर्स हो गई और ये डीपोलराइज्ड हो गई। कैसी हो गई, डीपोलराइज्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हो तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है, जो टर्म्स कर देते हैं नर्व इम्पल्स। इमिडिएटली क्या होता है, साइट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस से नेगेटिव चार्ज की तरफ इनर सरफेस पे मूव करती है। एज अ रिजल्ट करंट फ्लो करता है इनर सरफेस ऑफ ए टू बी, ऑन द आउटर साइड करंट फ्लो करता है बी टू ए टू कंप्लीट द सर्किट सेंस। पोलैरिटी एक्सचेंज रिवर्स हो जाती है एंड ये इम्पल्स जनरेट कर देता है। सीक्वेंस रिपीटेड along द लेंथ ऑफ द एक्सॉन एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड टू द स्टिमुलस कंडक्ट। सोडियम एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव होता है, क्विकली फॉलो बाय द राइज इन परमिबिलिटी। सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इसीलिए इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या चालू कर देते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, अब किस तरीके से इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो देखो। तो ये चीज़ तुम तो समझ गया ना, समझ गए ना। जब आता है स्टिमुलस, बेसिकली देखो रेस्टिंग फेज में ऐसा होता है। ठीक है, एक सेकेंड, रेस्टिंग फेज में ऐसा होता है जैसे स्टिमुलस कैरी करता है वैसे पोलराइज स्टेज जो रहती है डीपोलराइज में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो सोडियम के लिए हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल हो जाती है, सोडियम अंदर घुस जाता है, तो इस हिसाब से क्या होता है, अंदर सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बन जाता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव। इसको डीपोलराइज स्टेज कहते हैं और ये काफ़ी कम टाइम के लिए होती है, काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। इसके बाद ही तुरंत क्या होता है, हमारी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इन द सेंस कि हमारे पास हमारा जो मेम्ब्रेन रहता है वो बोलता है अंदर बहुत सारा पोटेशियम एंड सोडियम आ चुका है, तो पोटेशियम पंप क्या करता है, बाहर की तरफ इन्फ्लक्स करता है सोडियम को, पोटेशियम को। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे रीपोलराइज स्टेज आ जाती है। ठीक है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ पोटेंशियल एट द साइट ऑफ एक्साइटेबल एंड फाइबर्स कम वंस रिस्पॉन्सिबल फर्दर, और इस तरीके से हमारा हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स, देखो ये हमारे पास एक्सॉन है, ये सारी चीज़ें इस मेम्ब्रेन पे हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे प्लस बाहर एंड अंदर हमारे पास नेगेटिव, ऐसी हमारी एक्सॉन पे हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास सिनेप्टिक नोड है। ठीक है, ये हमारे पास मसल्स हैं, अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स हैं। तो यहाँ जब मैसेज आया तो अंदर से क्या हुआ, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं, हमारे न्यूरो जंक्शन पे क्या होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद ये मसल्स होती हैं, मसल्स के आगे क्या होता है, इनके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये क्या करते हैं, हर एक रिसेप्टर जो रहता है एक न्यूरो ट्रांसमीटर को कैरी करता है और अंदर जाता है लेकर के। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, वन न्यूरॉन से लेकर के एनदर जंक्शन पे जाते हैं साइनेप्स से, जैसा कि मैंने बताया ये साइनेप्स है। अब साइनेप्स क्या करता है, एक मेम्ब्रेन प्री, देखो ये जो दिख रहा है तुमको, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। ये पोस्ट, ये अदर मैसल्स नहीं है, ये अदर न्यूरॉन है। ठीक है, ये अदर न्यूरॉन है, तो इसको हमने क्या किया, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कह दिया। मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप, जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मतलब बीच में हो सकता है ये गैप प्रेजेंट हो, ये गैप प्रेजेंट हो। अगर ये गैप प्रेजेंट है बेसिकली तो हार्मोन्स के थ्रू यानी कि सिनेप्टिक नोड के थ्रू ऐसा काम होता है। अगर ये साइनेप्स प्रेजेंट नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिकली के थ्रू होता है। यही लिखा हुआ है, साइनेप्स के डिफ्रेंशिएशन के बेसिस पे हमारे पास दो तरीके के क्या होते हैं, नर्व्स सेपरेट होते हैं। पहला इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड दूसरा केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है, बेसिकली प्री एंड पोस्ट के बीच में क्या होता है, काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है, मतलब बीच में गैप होने की संभावना
संभावना ना के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो रहता है आसानी से फ्लो कर लेता है एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन अक्रॉस दिस साइनेप्स के थ्रू। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से हो रहा है तो काफ़ी तेज़ी से हो जाता है, एक एक्सॉन की वजह से ही हो जाता है। इम्पल्स जो ट्रांसमिशन का हो रहा है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की वजह से तो काफ़ी तेज़ी से होता है, फास्टरी तरीके से होता है देन द क्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो रहता है काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, मतलब काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए तुरंत ही हो जाता है। अगर हम बात करें केमिकल साइनेप्स की तो इनके मेम्ब्रेन के बीच में यानी प्री सैनेप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट सैनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड गैप प्रेजेंट होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, जो अगर बात करें केमिकल्स की तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। बेसिकली इसका एक एग्जांपल है एक एग्जांपल है हमारे पास एसिटाइल कोलिन, जो इवॉल्व होते हैं नर्व्स ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। एक्सॉन टर्मिनल के पास भी वेसिकल्स फिल्ड होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये इम्पल्स क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं एक्सॉन टर्मिनल से, स्टिमुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल। वहाँ अंदर से क्या होता है, बेसिकली ये अदर जो हमारे पास न्यूरॉन होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाती है, वहाँ पर सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट कराती है, रिलीज कराती है इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। वहाँ से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है रिसीव किया जाता है, वो जो सेकेंड वाले साइट पे क्या होता है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे क्या होता है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो उन न्यूरोट्रांसमीटर को कैरी करता है। वो उस जा करके उससे बाइंड कर जाती है। वहाँ पे क्या होता है, अब एंट्री होती है आयन की। अब नया न्यू पोटेंशियल जो रहता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जनरेट हो जाता है। अब जो नया पोटेंशियल जो रहता है डेवलप्ड होता है वो एक्साइटेबिलिटी भी हो सकता है या इनहिबिटरी भी हो सकता है, मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए भी वहाँ पे इम्पल्स किया जा सकता है या फिर किसी चीज़ को करवाने के लिए भी वहाँ पे इम्पल्स को जनरेट कराया जा सकता है। तो ये चीज़ है कि केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बीच में डिफरेंस अगर जानना हो तो तुम बताओगे सिंपली कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो रहता है वो उसमें क्या होता है, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में गैप काफ़ी कम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी रेयर होता है हमारे बॉडी में लेकिन काफ़ी फास्ट होता है। केमिकल साइनेप्स की बात करें तो जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में एक नेप्ट क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी कॉमन होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, काफ़ी स्लोली तरीके से ये कंप्लीट होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में एक्सॉन टर्मिनल जो रहते हैं अंदर इसके सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स के अंदर पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है जो हेल्प करते हैं इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कराने में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था, पहला तो हमारे पास ब्रेन था, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड था। क्या था? स्पाइनल कॉर्ड था। ठीक है, अब देखते हैं जो ब्रेन रहता है। अब हम सबसे पहले ब्रेन की बात करेंगे, दिमाग हो तो पढ़ लेना। ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है। तो ब्रेन जो रहता है एक सेंट्रल, इसको सेंट्रल क्योंकि ये पूरे बॉडी का ध्यान कंट्रोल यही करता है, तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन रहता है हमारे पूरे बॉडी का। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो रहता है ब्रेन ही कहलाता है। ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को, बैलेंस ऑफ द बॉडी को, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के फंक्शन को जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी एंड थर्मो रेगुलेशन का काम भी करता है। भूख लगती है तो आपको प्यास लगती है या फिर आपको सीरियलियड 24 घंटे का रिदम होता है हमारे बॉडी का, याद रखना 24 घंटे के रिदम को किरकैडियंस कहते हैं। तो उसको और अदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ह्यूमन का बिहेवियर होता है, हर चीज़ को कंट्रोल हमारा ब्रेन कहता है। आर्सन रीजन में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। ये साइट होता है जहाँ पे देखा भी जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ विज़न, ठीक है। सुनने, बेसिकली ये साइट होता है विज़न के लिए भी, सुनने के लिए भी, बोलने के लिए भी, मेमोरी के लिए भी, इंटेलिजेंस के लिए भी, इमोशन के लिए भी, थॉट्स के लिए भी, मतलब पूरे बॉडी को चलाने वाला, जैसे घर को चलाने वाला एक मुखिया होता है, ठीक है, जैसे दादा परदादा जो पूरे घर को चलाते हैं, पूरे हर चीज़ देखते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वही क्या लाना है, घर में कमी है, पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था। तो उसी तरीके से हमारे पास ये भी हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है जो पूरा काम करता है।
ह्यूमन ब्रेन को कवर करने वाला बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको क्रेनियल मेनिंगस कहते हैं। मतलब ये मान लो हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन को कवर करने वाला बाहर से एक पार्ट है, ये हमारे पास, इसको बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियम मेलिग्नेंस। ठीक है, तो ये एक ब्रेन का कवरिंग है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनियल मेनिंगस। ठीक है, समझ गए। अब देखो इनके अंदर पे आउटर लेयर प्रेजेंट जिसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, इसके अंदर जो रहते हैं एक और मैटर प्रेजेंट होता है, एक लेयर और, जिसको हमने क्या कह दिया, ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद अंदर एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हमने मिडल लेयर बोल दिया, एरिकनोइड। ठीक है, अंदर जो रहता है एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम पायरा मैटर कहते हैं। समझ गए, फिर से समझाऊं या लिखवा दूं? देखो क्रेनियम नर्व, ये हमारे पास पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ब्रेन के पहली लेयर को हम कहते हैं क्रेनियम। क्रेनियम जो रहता है इसको कवर करके रखता है। अंदर आता है एक मैटर जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। इसको क्या कहते हैं हम, ड्यूरा मैटर। इसके अंदर पे प्रेजेंट होते हैं एक और लेयर, मिडल के लेयर, जिसको कि एरिकनोइड कहते हैं, एरिकनोइड कहते हैं। अब हाँ, अब जो सबसे अंदर की हमारे पास लेयर है इसको कह देते हैं हम पाया मैटर। ठीक है, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, ये तुम डायग्राम देख ही रहे हो। हमारे पास देखो ये पहला प्री सिनेप्टिक नोड तुम्हें दिखा रहा है, ये जो दिख रहे हैं तुमको, ये हमारे पास जो अंदर दिख रहे हैं तुमको ये चीज़, ये हमारे पास सिनेप्टिक वेसिकल है। इसके अंदर देख रहे हो ये गोला 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 गोला, ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, रिलीज होते हैं हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ठीक है, ये लिखा हुआ प्री सिनेप्टिक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है, पोस्ट सिनेप्टिक, अच्छा यहीं पे है। एक्सॉन टर्मिनल तुम देख रहे हो, ये हमारे पास एक डेंड्राइट है, सॉरी एक्सॉन टर्मिनल है लास्ट का। इसके पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, इसके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट है। ये नीचे लेकर के आएगी, ये दूसरा सिनेप्टिक नोड है, सेकेंड वाला पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये पूरा मिला करके सिनेप्टिक, पोस्ट सिनेप्टिक, प्री सिनेप्टिक और सिनेप्टिक फ्लैट, इसको साइनेप्स कहते हैं। रिसेप्टर जो रहते हैं पोस्ट सिनेप्टिक पे प्रेजेंट होता है, इससे जाकर के बाइंड कर जाता है। मतलब ये प्रेजेंट है, ये हमारे पास इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। बाहर से क्या होता है, ये ऐसे करके आता है यहाँ पर, और ये क्या करते हैं बेसिकली इससे इसमें घुस जाता है, मतलब ये ऐसा बाइंड हो जाता है। इसके पहले से ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या लिखा हो यहाँ पे, इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ तुम समझ गए होगे, तुम ये चीज़ भी समझ गए होगे। क्रेनियम होता है, उसके अंदर ड्यूरा मैटर होता है, फिर से हमारे पास एरिकनोइड होता है, फिर उसके बाद पाया मैटर होता है। बेसिकली जो एरिकनोइड होता है, एरिकनोइड क्या कहते हैं, पाया मैटर, एंड हमारे पास एरिकनोइड एंड ड्यूरा मैटर। और एक बार पढ़ लेते हैं, बाहर की सबसे मेम्ब्रेन को हम ड्यूरा मैटर करते हैं, जो थिन मिडल की लेयर होती है उसको हम एरिकनोइड कहते हैं ना, अंदर की सबसे लेयर को हम क्या कहते हैं, जो ब्रेन टिश्यू के कॉन्टैक्ट में सबसे ज़्यादा होती है उसको हम पाया मैटर कहते हैं। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, बहुत पहले से पढ़ा है गाइस। ये देखो ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, इससे क्वेश्चन पूछ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेन का देखो क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक, अभी ये तो तुम जो बाद में बताऊंगी, बस ये चीज़ तुम देख लो। मिड ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है, हाइंड ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है, फोर ब्रेन यहाँ पे है। ठीक है, आ जाओ। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे फोर ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, फोर ब्रेन की। जो फोर ब्रेन होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या क्या होता है, फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब देखो जो सेरिब्रम होता है, मेजर पार्ट जो रहता है ह्यूमन ब्रेन का यही कवर करके रखता है, सबसे बड़ा वाला पार्ट भी यही होता है। जो सेरिब्रम होता है इसके 2 हाफ में ऐसे डिवाइड कर लिया जाता है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड हो जाते हैं। 2 हेमिस्फेयर, लेफ्ट वाला एंड राइट वाला लेफ्ट वाला, ये 2 तरीके के सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने वाला, बीच में कनेक्शन देने वाला प्रेजेंट होता है, कनेक्शन देने वाला प्रेजेंट होता है यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम। क्या है, कॉर्पस
कैलोसम, क्या लिखा है यहाँ पे, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है सेरिब्रम को दो हाफ्स में। पहला जो रहता है लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर को डिवाइड करके कनेक्ट करने वाला नर्व फाइबर कॉर्पस कैलोसस कहलाता है, याद रखना। लेयर जो रहती है सेल की जो कवर करती है सेरिब्रल हेमिस्फेयर को, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। एंड थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, मतलब कि ये जो लेयर जो इस हमारे पास हेमिस्फेयर को क्या करती है, कवर करके रखती है, इस हम लेयर को क्या कहते हैं ये पूछ रहे हैं। तो तुम बोलोगे, क्या बोलोगे, ये प्रेजेंट है हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, अब क्या लिखा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पास मोटर एरियाज होते हैं, सेंसरी एरियाज होते हैं, लार्ज रीजन प्रेजेंट होता है जो नियरली सब चीज़ों के लिए होता है। ये जो रीजन होते हैं उनको एसोसिएटेड रीजन एसोसिएशन एरियाज कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए, जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, देखने के लिए, मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। जो फाइबर्स होते हैं ट्रैक कवर आर कवर विथ माइलिन सीट विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। दे गिव अ ओपेक वाइट अपीयरेंस टू लेयर, जिसको कि वाइट मैटर, मतलब हेमिस्फीयर के अंदर पे क्या होता है, दो तरीके के लेयर होते हैं। क्या होता है, एक तो हमारे पास क्या होता है, एक जो रहता है हमारे पास ग्रे मैटर होता है जो बाहर वाला रहता है, अंदर वाला जो रहता है हमारे पास ये होता है वाइट मैटर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, दे गिव टू राइट, जिसको एक वाइट मैटर होता है एंड दूसरा हमारे पास जो रहता है ग्रे मैटर होता है। अंदर वाला लिखा हुआ है क्या प्रेजेंट होता है, वाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ओपेक वाइट अपीयरेंस जो प्रोवाइड करता है। सेरिब्रम व्रैप रहता है अराउंड द स्ट्रक्चर, जिसको थैलेमस कहते हैं। सेरिब्रम व्रैप अराउंड द स्ट्रक्चर, यानी सेरिब्रम जो रहता है आजू बाजू से क्या होता है, रैप्ड होता है। ठीक है, यही बोला। एक चीज़ और देख लो, 100% जितने न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स जो रहते हैं उनके पास कंटेंट सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो होता ही होता है। 10% के पास, 10%, इकलौते सिर्फ 10% जितने भी ह्यूमंस न्यूरॉन, ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी थिकनेस जो रहती है लगभग 2 से 4 मिलीमीटर तक की होती है, थिक। ठीक है, कॉर्पर कैलोसम जो रहता है अंदर से गेन्यू बनाता है, पोस्टीरियर पार्ट से स्पेनियम बनाता है। ये चीज़ तुम देख लिए। अब देखो ये लिखा है मेजर कोऑर्डिनेट्स, एक सेकेंड। ठीक है, इतना तो मैं समझ लिया। अब मैं तुमको क्या करती हूँ, फटाफट से समरी करा देती हूँ। देखो हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ब्रेन है, ब्रेन को दो हाफ में डिवाइड, नहीं, ब्रेन देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला हमारे पास फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन एंड तीसरा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा सेरिब्रम, दूसरा हमारे पास थैलेमस एंड तीसरा हाइपोथैलेमस। हमने पढ़ा यहाँ पे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम को हमने इस पार्ट में बना लिया, दिख रहा है तुमको। सेरिब्रम को दो हाफ में हमने डिवाइड किया, पहला राइट हाफ एंड दूसरा लेफ्ट। सेरिब्रल बाहर का जो पार्ट होता है इसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है 10% में जो रहता है ह्यूमंस में देखने को मिलता है। अब बाहर का जो पार्ट रहता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का काफ़ी ग्रे कलर का होता है, इसलिए हम कभी इसको ग्रे मैटर कह के भी बुला लेते हैं। ठीक है, ग्रे कलर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये जो बाहर का मैटर होता है ना, मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसके पास कुछ मोटर एरियाज भी होते हैं, सेंसरी एरियाज भी होते हैं एंड लार्ज रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नेइदर, इनके क्लियरली कहा गया है इनका कोई सेंसरी या मोटर फंक्शन से इनका कोई फंक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इस रीजन्स को एसोसिएशन एरियाज के नाम से जानते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन बेसिकली बोलते हैं समरिस करके, एंड मेमोरी एंड कम्युनिकेशन में इनका रोल होता है। फाइबर्स एंड कुछ ट्रैक्स कवर करते हैं माइलिन सीट्स को, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका मतलब सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर वाले पार्ट में बेसिकली क्या होता है,
जो रहता है ना, इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, माइलिनेट सेट को कवर करके रखता है, एक ओपेक वाइट कलर का अपीयरेंस रहता है उस लेयर को, मतलब इसके अंदर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। हेमिस्फीयर के अंदर वाले एरिया को वाइट मैटर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ देख ली। अब ये देखो क्या बोल रहा है, जो सेरिब्रम होता है, तुमने ये सेरिब्रम देखा, चलो डायग्राम में दिखाती हूँ। तुमने ये सेरिब्रम देखा, एक सेकेंड, तुमने ये सेरिब्रम देखा, ये सेरिब्रम क्या कर रहा है, कवर करके रखता है किसको, ये तुम देख रहे हो, थैलेमस को। थैलेमस को किसको करके रखता है, थैलेमस को कवर करके रखता है। एंड थैलेमस के नीचे हमारे पास आ जाता है हाइपोथैलेमस, ये थैलेमस एंड थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। तो ये लाइन साफ साफ यही हमें बोल के बता रही है कि क्या करता है, हमारा जो सेरिब्रम होता है वो रैप करता है किसको, थैलेमस को। जो मेजर और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इनके पास सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग एंड अनदर, मतलब बेसिकली इनका काम यही होता है कि सेंसरी एंड मोटर को सिग्नलिंग का प्रोवाइड करते हैं काम। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, जो कहाँ प्रेजेंट है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, बेस ऑफ द थैलेमस पे। ठीक है, अब जो हाइपोथैलेमस होता है, इनके पास नंबर ऑफ सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ग को, ईटिंग को, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इनके पास बहुत सारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो सिक्रीट हार्मोन्स को सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए हम इनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का अंदर वाला पार्ट होता है, इनके पास क्या होता है, बेसिकली डीप कुछ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस प्रेजेंट होते हैं, उनके साथ ये मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ठीक है, मतलब यही बोला गया है कि हमारे पास सेरिब्रम का अंदर वाला पार्ट है, सेरिब्रल इनर पार्ट, इनर पार्ट के साथ साथ आता है कुछ डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, इनको मिला करके हमारा जो ब्रेन होता है बनाता है लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, यही चीज़ बोल रहा है। इनके साथ बेसिकली अगर हम बात करें लिम्बिक सिस्टम के साथ अगर हम हाइपोथैलेमस को मिला दे रहे हैं, हाइपोथैलेमस को मिला दे रहे हैं, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, इमोशनल रिएक्शन जैसे एक्साइटेड, प्लेजर, रेज, फियर, मोटिवेशन, इन सब को कंट्रोल करता है लिम्बिक सिस्टम के साथ साथ मिला हुआ हाइपोथैलेमस। अगर हम सेकेंड पार्ट करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन क्या रहता है, बेसिकली कहाँ लोकेटेड होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के। देखो क्या दिख रहा है तुमको, हमारे पास ये हाइपोथैलेमस दिख रहा है, हमारे पास ये दिख रहा है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, इनके बीच में तुमको ये दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, इनके बीच में मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसा कि तुमको दिख ही रहा है, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन देखने को मिलता है। अब जो मिड ब्रेन होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, मिड ब्रेन जो रहते हैं, फोर ब्रेन और सॉरी कैनाल इनके पास प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रल एक्वाडक्ट करते हैं, जो मिड ब्रेन से पास करते हैं। डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग लोब जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो देख लिया तुमने। अब देखो बेसिकली देखो मिड ब्रेन के बाद यही बताया मैंने। देखो मिड ब्रेन से क्या होता है, ये एक कहाँ लोकेटेड होता है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ फोर ब्रेन और पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन के बीच में। बेसिकली मिड से ही नाम से समझ में आ रहा है, हमारे फोर ब्रेन और मिड ब्रेन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बीच में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन से एक कैनाल पास होता है जिसको हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, जो पास करता है मिड ब्रेन से। डॉर्सल पोर्शन मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, डॉर्सल वाला पार्ट मिड ब्रेन का, उसमें क्या होता है, 4 राउंड स्वेलिंग लोब प्रेजेंट होता है जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार हाईलाइट कर लो। अब थर्ड पार्ट हमारे पास ब्रेन का आ जाता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला पोन्स, दूसरा सेरिबेलम एंड तीसरा मेडुला। जो पोन्स पार्ट होता है, कभी कभी मेडुला को मेडुला ऑब्लंगाटा भी कह देते हैं, कभी कभी क्या फाइनली उसको यही कहते हैं। अब पोन्स की बात करें तो पोन्स में क्या होता है, बहुत सारे फाइबर ट्रैक्स होते हैं जो अलग अलग ब्रेन के रीजन को कनेक्ट इंटरकनेक्शन का काम करता है। सेरिबेलम क्या करता है,
इसके पास बहुत सारे कॉन्वोल्यूटेड सरफेसेस होते हैं जो क्या करता है, जितने भी बहुत सारे न्यूरॉन, बहुत सारे एडिशनल स्पेस रखता है जहाँ पे आकर के बहुत सारे न्यूरॉन जो रहते हैं सेरिब्रलम में इकट्ठा हो पाए। फिर आता है मेडुला ऑब्लंगाटा। बेसिकली मेडुला ऑब्लंगाटा का काम यही होता है कि वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखता है। एंड जो ब्रेन है, ब्रेन के पास एक होल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम, यही फोरामेन मैग्नम क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है विद द हेल्प ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा में फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है कनेक्ट करने में। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, इसके पास बहुत सारे सेंटर्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कार्डियोवास्कुलर सेंटर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में हेल्प करता है। 3 मेजर रीजंस होते हैं ब्रेन स्टेम्स बनाने का। बेसिकली देखो ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम जो रहता है बेसिकली ब्रेन को क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। तो ये कौन कौन सा रीजन कनेक्ट करता है, वही देखो, मिड ब्रेन करता है, पॉन्स करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हाईलाइट कर लो, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन स्टेम बनाता है जो हेल्प करता है ब्रेन स्टेम्स को, क्या करता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन में हेल्प करता है। ओह वाओ, तो हमने क्या किया, अपने चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। बेसिकली हमारा 54 मिनट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी समरी देख करके चैप्टर का खात्मा करते हैं। न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन फंक्शन एज वेल एज अ मेटाबॉलिक एंड हीमोस्टैटिक एक्टिविटी ऑफ ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। न्यूरॉन एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रोल होता है। न्यूरॉन क्या करता है, फंक्शनल यूनिट होता है। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल्स होता है क्योंकि अपना एक्शन पोटेंशियल ये खुद जनरेट करता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से आयन मेम्ब्रेन जो रहते हैं आयन के क्रॉस जाते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होता है क्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, इसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। नर्व इम्पल्स कंडक्ट कराया जाता है एंड एक्सॉन मेम्ब्रेन से बाहर भेजा जाता है। फिर डीपोलरेशन स्टेज आता है, फिर उसके बाद रीपोलरेशन स्टेज भी आता है। तुमने देख ही लिया कैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है। साइनेप्स जो रहते हैं मेम्ब्रेन से फॉर्म होते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और साथ में सिनेप्टिक क्लेफ्ट से एक साइनेप फॉर्म होता है। हो सकता है बीच में गैप प्रेजेंट हो, गैप अगर प्रेजेंट है तो उसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। केमिकल इवॉल्व होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, तो उसको केमिकल साइनेप्स कहते हैं। बेसिकली वो केमिकल जो कि इम्पल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, उन केमिकल साइनेप्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला हमारे पास सीएनएस, दूसरा हमारे पास पीएनएस। सीएनएस के पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आते हैं। ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन जो रहता है इसके पास सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। सेरिब्रम क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होता है 2 हाफ में, जो एक दूसरे को दोनों ही सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने वाला कॉर्पस कॉलोसम होता है, कॉर्पस कैलोसम होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्रॉम फोर ब्रेन का, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो बॉडी के टेम्परेचर, ईटिंग, ड्रिंकिंग को कंट्रोल करता है। इनर पार्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो रहता है एसोसिएट करता है डीप स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। बेसिकली इसमें कुछ डीप फॉर्म्स होते हैं जैसे एमिगडाला एंड हमारे पास हिप्पोकैम्पस, जो कनेक्ट करके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। जो देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, जो कंसर्न, अब बेसिकली लिम्बक सिस्टम के साथ जब हम हाइपोथैलेमस को मिला देते हैं तो ये क्या करते हैं, बेसिकली सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल, इन सबको क्या करते हैं, कंसर्न कराते हैं, मोटिवेशन को साथ साथ। मिड ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है इंटीग्रेटेड विजुअल, टैक्टाइल, ऑडिटरी इम्पल्स को। प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि इस चैप्टर में हमने ये लाइन तो कहीं नहीं पढ़ी कि मिड ब्रेन जो रहता है बेसिकली रिसीव करता है, इंटीग्रेट करता है विजुअल्स को, ट्रैकिंग को, टैक्टाइल को, ऑडिटरी इनपुट को, ठीक है। हाइंड ब्रेन क्या रहता है, पॉन्स से मिलके बनता है, सेरिबेलम से एंड मेडुला ऑब्लंगाटा से। सेरिबेलम क्या करता है, रिसीव करता है सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ ईयर। देखो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी नहीं दिया था। सेरिबेरम क्या करता है, ये रिसीव करता है सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द ईयर और ऑडिटरी सिस्टम को। मेडुला ऑब्लंगाटा के पास सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को भी। पॉन्स के पास फाइबर्स ट्रैक्स होते हैं जो कि ब्रेन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये तुम देखो, ये कुछ लाइन है जो कि मैंने हाईलाइट की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये चीज़ तुमने देख ली और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अगर कोई एमसीक्यू तो नहीं दिख रहा है हमें, ओके, कोई ट्रू फॉल्स,
ट्रू फॉल्स, चलो कोई नहीं, अब तुम घर से फटाफट से ये सारे क्वेश्चन को करके आना। हमारा जो चैप्टर है आज का वो कंप्लीट होता है। तो बेसिकली देखो 1 आवर का पोमोडोरो लिया था और हमने बिल्कुल इसी 1 आवर में कंप्लीट भी किया है। हमने न्यूरल सिस्टम कंप्लीट कर लिया, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कंप्लीट कर लिया, न्यूरल स्ट्रक्चर न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी, ब्रेन के पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक यू, लव यू। जिसको भी कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट में बता देगा, एंड जो भी चैप्टर चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्यारा से कमेंट करके शेयर कर दो। बाय।